Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you all are fine. So, this is Sabir Rukhsar here, and I welcome you all to my YouTube channel. I am back with the interview series, and this is the lecture second of our interview series. So, before starting the lecture, I would just want you to go through the topics which we will discuss today. How will your graduation or post graduation subject help you in the banking sector? Where do you see yourself in the next 5 years? State, district, and city basic information. Why should we hire you? What are the requirements of a banking job? Why do you prefer the banking job? If you are not selected, then what would you do? How different are you from others? जॉब प्रेफरेंस में आपने जो फर्स्ट नंबर पर बैंक रखा है वो क्यों रखा हुआ है? थंबनेल क्वेश्चन जो आपने देख लिया होगा ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. The first question here is, how will the graduation or post graduation subject help you in banking sector? For example, if a student has done his graduation, his or her graduation in BCom, then we can reply as ma'am, sir, ma'am, yes sir. Being a graduate with BCom, I can have the upper hand of having an in-depth knowledge of the commerce cum banking sector, बिकॉज बैंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉमर्स सेक्टर, ऐसा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऑल्सो आई कैन एड अप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टू डिवाइस मेजर्स और अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, और मैं बहुत इफेक्टिवली या एफिशिएंटली जो रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपरली एलोकेट करने में हेल्प कर सकता हूँ, एंड ओवरऑल ब्रिंगिंग द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इनटू द पिक्चर. इस तरीके से हम बीकॉम को रिलेट कर सकते हैं. बीकॉम में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं जो कि टोटली बैंकिंग से रिलेटेड, बैलेंस शीट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब तो हमें नॉलेज होता है. तो वी हैव एन अपर हैंड इन दिस सेक्टर, ऐसा आप उन्हें बता सकते हैं. अब बात आती है टेक्निकल फील्ड की, इंजीनियरिंग फील्ड की. तो वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि हम इस तरीके से अपने एनालिटिकल नॉलेज को यहाँ पर बैंकिंग में यूज कर सकते हैं. तो आप इस पर्टिकुलर आंसर को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रखिए, ठीक है, कि आपका ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है. समझ लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जैसे किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी. या आपका भी अगर किसी सोशल वर्क में है या सोशियोलॉजी में है, फिलॉसफी में है, तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ये आप पक्का आप मान कर चलिए कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपके पास टाइम है, आराम से अपना आंसर फ्रेम करिए. मैंने भी किया है, ठीक है. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर है मेरा, किसी का सोशल वर्क में होगा तो वो मुझसे रिलेट कर सकता है. मैंने क्या आंसर फ्रेम किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन attempts to explain how decisions in government are made as well as administering projects to carry out those decisions. It can be extremely rewarding experience for anyone who has done post graduation in public administration and who is looking to give back to their community by solving their problems. ठीक है. स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर एक फीलिंग डालता है पीपल्स पर्सन होने का, विच कैन बी वेल एसोसिएटेड विद बैंकिंग एज अ करियर वेयर कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द बैंकर. तो आप सोशल वर्क में अगर आपने किया है या किसी में भी किया है तो आप उसको यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हैं कि कस्टमर्स प्रायोरिटी जो है, हम सोशली इसको रिलेट कर सकते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई कर सके हम, ये हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं आप रिलेट करके अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या आप अपने आंसर फ्रेम करके रेडी रखिए. सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, हाउ विल योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट help you in banking sector. The second question here is, where do you see yourself in the next 5 years? So you can answer here, sir, 5 years down the line, I see myself working in this particular organization in mid-management role. Mid-management role. In these years, I hope that I would have widened my knowledge base and skill set
and would have contributed positively towards the growth of the bank or the organization. आप ये भी कह सकते हैं कि sir, at whatever position I would be, I would prove to be multitasking and having a zeal to learn and perform and ready to accept the challenges. आप ये भी कह सकते हैं कि आई वुड बी एडिंग मल्टीप्लायर टू माई प्रेजेंट वैल्यूज, जो भी मेरे प्रेजेंट वैल्यूज हैं उसमें मैं मल्टीप्लायर ऐड करता रहूंगा एंड आई वुड प्रूव टू बी एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आई वुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ इस तरीके से आपको बताना है. आई सी माई सेल्फ एट अ पोजिशन ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस तरीके से आप बता सकते हैं. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. फिर आता है आपको अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी के बेसिक इंफॉर्मेशन को तैयार रखनी है. बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब स्टेट से रिलेटेड सीएम, गवर्नर, इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो बिल्कुल रेडी रखना है. कैपिटल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट, आप इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए. तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कलेक्टर वगैरह के बारे में, और सिटी के बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं. ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा एक आंसर फ्रेम करके रखिएगा. अब आता है दूसरा क्वेश्चन विच इज व्हाई शुड वी हायर यू. हम आपको क्यों हायर करें. सो यू कैन रिप्लाई एज, सर, आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन. आई बिलीव in achieving the best result in whatever resources I get. आई डू नॉट बिलीव इन एक्सक्यूजेस. इस तरीके का आंसर्स आप फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, कि मुझ में बहुत पेशेंस है. पेशेंस वगैरह बैंकिंग जॉब में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, जब कस्टमर से डील करना होता है, बहुत क्राउड वगैरह होता है हमारे बैंक में, है ना. आई फेस दीज थिंग्स. सो आई एम टेलिंग यू, जब क्राउड वगैरह होता है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है वो होता है पेशेंस. तो पेशेंस आप बता सकते हैं. आई हैव एडेप्टेबिलिटी, है ना, कहीं ना कहीं हम अपने स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं यहाँ पर बैंकिंग से रिलेट करके. आई हैव एन नेवर गिव अप एटीट्यूड. आई एम वेरी पॉजिटिव. आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. ठीक है, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. आई नो हाउ टू इंटरैक्ट वेल बाय अंडरस्टैंडिंग पीपल. मुझे अच्छे से लोगों को समझकर उनसे कैसे इंटरैक्ट करना है वो मुझे आता है. जो चेंजेस होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में या कोई भी पर्टिकुलर न्यू पॉलिसीज वगैरह आई हैं, तो आई एम अ क्विक लर्नर फॉर दोज थिंग्स. So I have right set of characteristics as required by you in a desirable candidate. मुझ में पंचुअलिटी वगैरह भी है, बैंक में पंचुअल होना भी बहुत जरूरी है. तो ये सारी चीजें मुझ में हैं and which is required by you in a desirable candidate. So these are the possible reasons I think that you should hire me. ठीक है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो कि आप देख रहे हैं किसी बैंकिंग कैंडिडेट में, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे ओपिनियन में. तो ये मेरे रीजंस हैं जिससे मैं समझता हूँ कि यू शुड हायर मी. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन. उसके बाद आता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग जॉब. बैंकिंग जॉब के पर्सनली रिक्वायरमेंट्स क्या है, या आप ऑलरेडी उनके क्वालिफिकेशंस को तो फुलफिल कर रहे हैं, बट रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इसमें ये पूछना चाहते हैं कि एक बैंकर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा इससे लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है ये. तो आपको यहाँ पर यही बताना है कि बैंकर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या होनी चाहिए, बैंकिंग जॉब में क्या नेसेसरी है. तो यहाँ पर आप उन्हें क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं एक बैंक जॉब के लिए, वो होता है एम्पैथी, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड्स. दूसरा होता है नॉलेज. नॉलेज मतलब यहाँ पर नॉलेज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब कि हमसे अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो हम अपने आप को उसके लिए अकाउंटेबल ठहरा पाए. ठीक है, शुड बी एबल टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल. फिर होता है हार्डवर्क. तो ये जो कुछ की पॉइंट्स है ना, वो आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है. हार्ड वर्क है ना, यू शुड बी रेडी टू पुट इन कंटिन्यूअस आवर्स ऑफ एफर्ट्स. फिर आपका एक राइट और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, आपका एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए. ये सारे बैंकिंग जॉब के रिक्वायरमेंट्स हैं. एनालिटिकल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन लिटरेट होना चाहिए. ठीक है,
तो ये सारी चीजें जो है अपने इंटरेस्ट से ऊपर बैंक के इंटरेस्ट को देखना है। तो दीज आर सम ऑफ द डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स फॉर अ बैंकिंग जॉब। और यहाँ पर आप अपने आप को सही पाते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि वो लोग आपको सेलेक्ट कर ले, है ना। यू हैव पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, लीडरशिप क्वालिटीज। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग जॉब। अब है व्हाई डू यू प्रेफर द बैंकिंग जॉब, आप क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसमें आपको रीजंस समझाने उन्हें कि आप क्यों बैंकिंग को प्रेफर करते हैं एज अ जॉब। तो आप यहाँ पर उन्हें क्या समझा सकते हैं कि एज यूजुअल, जैसा कि हम सब कहते हैं, जानते हैं कि कंटिन्यूअसली ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है बैंकिंग। जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो बहुत ही फास्ट और ट्रांसपेरेंट हैं, ये आप बता सकते हैं। सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है और फास्ट है। इट ऑफर्स गुड करियर एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेट इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, दैट इज एफर्ट्स आर रिवार्डेड सुटेबली। यहाँ पर वेल डिफाइंड सर्विस कंडीशंस हैं, सिक्योर्ड है फ्यूचर हमारा, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद आप ये बता सकते हैं रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो रीजंस हैं आप दे सकते हैं यहाँ पर कि व्हाई डू यू प्रेफर बैंकिंग जॉब, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड व्हाट वुड यू डू। अगर आप हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होते हैं तब आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि सर or madam, I think I have put in my best and I'm hopeful of selection, but even if I'm not selected I would try to find out what was lacking। ये बहुत जरूरी है कि I will try to find out what was lacking in me and my efforts and then try again enthusiastically, ठीक है। तो इस तरीके से आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि आप सेलेक्ट नहीं भी होते हैं फिर भी आप आगे भी ट्राई करते रहेंगे। एंड ये भी आपको एक लाइन बोलना ही है कि आई हैव पुट इन माई बेस्ट एफर्ट्स ऑफ सिलेक्शन एंड आई एम होपफुल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाउ डिफरेंट आर यू फ्रॉम अदर्स। इस क्वेश्चन में वो चेक करते हैं कि कहीं आप दूसरों को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी बुरा नहीं बोलना है कि सर बाकी लोग तो ऐसे होते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसी हूं, ऐसा नहीं बोलना है। आपको ये कहना है कि यहाँ तक अगर इस स्टेज तक लोग पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली सबके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट यहाँ पर फिर आप अपने स्ट्रेंथ्स बताएंगे, अपने कुछ अच्छी बातें बताएंगे जिसके कारण आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब लेकिन कहीं भी आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। दूसरों को नेगेटिव, दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे। उसके बाद देखिए जॉब प्रेफरेंस में फर्स्ट बैंक जो आपने रखा है वो क्यों रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBPS में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपके पास वहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना वो उनके पास होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे पूरे लाइन से लिखा हुआ रहता है कि हमने कौन से बैंक को प्रेफर किया है। तो आपको याद रखना है आपने जिस भी बैंक को, फॉर एग्जाम्पल आपने PNB को सेलेक्ट किया है या आपने BOB या आपने कैनरा बैंक को सेलेक्ट किया, किसी को भी सेलेक्ट किया है, तो आपको वहां पर बताना है क्यों सेलेक्ट किया है आपने। तो वो आपसे पूछेंगे क्यों सेलेक्ट किया है। तो इस पर्टिकुलर आंसर के लिए आपको रेडी रखना है कि इस तरीके से रेडी रखना है कि सर जैसा कि आप जानते हैं टैग लाइन इसका ये है, तो इसका मतलब ये है ये जो बैंक है वो कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रही है, बहुत डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिनेरियोज में भी इसने बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर स्टार्ट करना है कि गिवन अ चांस तो मैं ये प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहूंगा। आपसे वो पूछ सकते हैं, याद रखिएगा कि इसके MD और CEO कौन है, या फिर टैग लाइन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें इस बैंक से रिलेटेड बिल्कुल प्रिपेयर रखना है कि जो ये बैंक है इसको अभी रिसेंट में न्यूज में अगर रहा है तो न्यूज से रिलेटेड आपको आइटम्स रेडी रखने हैं, या फिर अवार्ड्स वगैरह मिला है ये आपको रेडी रखना है, कुछ अगर अवार्ड्स मिले हैं तो। और फिर आपको एक्सप्लेन करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, ब्रांचेस, ATMs, कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में, कब नेशनलाइज्ड हुआ था, अगर मर्जर अभी हुआ है तो किसके साथ हुआ है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर फर्स्ट नंबर वाले बैंक के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट में आप एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे ऐसे हैं, इनके अचीवमेंट्स हैं, ये सारे हैं, तो दिस इज द रीजन आई वॉन्ट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस पर्टिकुलर बैंक। तो आपको ये आंसर भी रेडी रखना है, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं फाइनली अपने थंबनेल के क्वेश्चन पे। तो थंबनेल का क्वेश्चन क्या था? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इट इज अ फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गवर्नड अंडर आरबीआई issued in a dematerialized form। बहुत इंपॉर्टेंट, issued in a dematerialized form। ये कहीं ना कहीं इशू किया जाता है एक डिस्काउंट पे, ठीक है, जो भी फेस वैल्यू होता है उसके डिस्काउंट पे इसे इशू किया जाता है। ये बिल्कुल एक फिक्स्ड डिपॉजिट, जो एफडी आपने सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है, ठीक है। इसका पर्पस यही होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ये डिपॉजिट करें और फिर बाद में इंटरेस्ट प्लस वो अमाउंट को एक ड्यूरेशन के बाद हमें पे करें, एंड इंटरेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट। यहाँ पर डिफरेंस क्या रहता है फिक्स्ड डिपॉजिट और कमर्शियल फिक्स्ड डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में? डिफरेंस ये है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो फ्रीली निगोशिएबल होता है, मतलब वन पर्सन से दूसरे पर्सन को निगोशिएबल होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख होता है एंड इन द मल्टीपल्स देयर आफ्टर, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख देयर आफ्टर। यहाँ पर बैंक्स 7 डेज से 12 मंथ्स के बीच में इशू करते हैं, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर रहे हैं तो 1 से 3 ईयर्स जो है वो मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है, ठीक है। कोऑपरेटिव्स और आरआरबी जो बैंक होते हैं वो इन्हें इशू नहीं कर सकते। बाकी सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्हें इशू कर सकते हैं, बट कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी इन्हें इशू नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। जो हमारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं ना बैंक में, उसके अगेंस्ट आप कहीं और जाकर लोन ले सकते हैं, ठीक है, अपना फिक्स डिपॉजिट जमा करा के वहां पर सिक्योरिटी के रूप में, और फिर उसके बदले में आप लोन ले सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसके अगेंस्ट वन कैन नॉट इशू अ लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में आपने इतना जान लिया, बहुत इनफ है। कमर्शियल पेपर आपने सुना होगा, ये क्या होता है? इट इज एन अनसेक्योर्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। सो कमर्शियल पेपर इज इशूड बाय डीलर्स, लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो होता है 5 lakhs, ठीक है, और मल्टीपल्स ऑफ इट देयर आफ्टर। एंड मैच्योरिटी जो होती है यहाँ पर 7 डेज से 1 ईयर की होती है। So that was about the thumbnail question, certificate of deposit and commercial paper. Now let's talk about some current affairs. Current affairs को मैं लास्ट जो सेशन का लास्ट पार्ट है उसमें इसलिए रखा है ताकि आगे आने वाले मंथ्स में कभी कोई इंटरव्यू के सीरीज को वॉच कर रहा हो तो उसके लिए यहाँ तक का क्वेश्चन है, ठीक है। इस समय का करंट अफेयर्स उस वक्त तो काम नहीं आएगा, इसलिए यहाँ तक की चीजें वो पढ़ सकते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस सेशन में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है जो अभी हमारे रीसेंट अवार्ड्स हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो ये अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण फॉर द मूवी छपाक। छपाक के डायरेक्टर हैं मेघना गुलजार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में तो इसके लिए मिला है अक्षय कुमार को फॉर द मूवी लक्ष्मी, और इसके डायरेक्टर हैं राघव लॉरेंस, ठीक है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर लेट सुशांत सिंह राजपूत को मिला है फॉर द फिल्म दिल बेचारा, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस में मिला है कायरा एडवानी को फॉर द मूवी गिल्टी, ठीक है। तो क्या क्या मैंने कहा? बेस्ट एक्टर फीमेल दीपिका पादुकोण फॉर द मूवी छपाक,
and it was directed by Meghna Gulzar. Best actor male में Akshay for Lakshmi, and it was directed by Raghav Lawrence. Critics best actor was awarded to late Sushant Singh Rajput posthumously for the movie Dil Bechara, and critics best actress was awarded to Kaira Advani for the movie Guilty. Best film अगर अवार्ड किया गया तो वो किसे किया गया? तान्हा जी को. ठीक है, किसे? तान्हा जी, द अनसंग वॉरियर. जस्ट अ सेकेंड. तान्हा जी द अनसंग वॉरियर, एंड इसके डायरेक्टर कौन है? ओम राउत. ठीक है, उसके बाद देखिए बेस्ट फिल्म क्या था? तान्हा जी द अनसंग वॉरियर. इट वाज डायरेक्टेड बाय ओम राउत. बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट. पैरासाइट. बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु फॉर द मूवी लूडो. याद रखिए, बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु फॉर द मूवी लूडो. बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज बॉबी देओल फॉर मूवी आश्रम. किसे दिया गया? बॉबी देओल को. जो वेब सीरीज आई थी बॉबी देओल की, क्या था उसका नेम? आश्रम. ठीक है. बेस्ट एक्ट्रेस फॉर वेब सीरीज सुष्मिता सेन फॉर द मूवी आर्या. सुष्मिता सेन फॉर द मूवी आर्या. बेस्ट वेब सीरीज, वेब सीरीज की अगर बात कर रहे हैं तो बेस्ट वेब सीरीज किसको दिया गया? स्कैम 1992. और बेस्ट शॉर्ट फिल्म किसको दिया गया है? ख्याली पुलाव. याद रखिए. ठीक है, ख्याली पुलाव. तो ये कुछ चीजें हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021. ओके, so that was all about today's session. So with this we come to the end of the session, and remember, difficult does not mean impossible. Difficult never means impossible. अगर आपको expected marks अपने PO mains में लग रहे हैं कि कम आएंगे तो मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है. We have to rock the interview. ठीक है, whatsoever be the final result, but we have to rock the interview. Okay, so with this let's end the video. This is Sabia Rukhsar signing off. See you all in our next class. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.